हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बहुत ही जबरदस्त चैप्टर में जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो ये जो चैप्टर है आप लोगों का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का 11th स्टैंडर्ड का आखिरी चैप्टर है। कौन सा है ये? मतलब आखिरी नहीं, सेकेंड लास्ट चैप्टर है, 13th चैप्टर है। ठीक है, आखिरी एक तरीके से कहना रॉन्ग भी नहीं होगा बिकॉज जो 14 चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स उसमें न्यूमेरिकल्स है ही नहीं। ठीक है, तो जो 14 चैप्टर लास्ट चैप्टर है उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो एक्चुअल में ये लास्ट चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल्स है। तो 13th चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इसमें हम लोग आ चुके हैं। आई होप कि सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखी होगी पूरी की पूरी वन शॉट की मेरी सीरीज, जिसमें मैंने पूरे 14 के 14 चैप्टर्स जो है खत्म कर डाले। तो ये जो 14 चैप्टर्स हैं, लिसन वेरी केयरफुली, आपको कैसे भी करके 16 दिन के अंदर पूरी तरीके से पढ़ लेना है। हर रोज एक चैप्टर कम से कम आपको देखना थे, ये मैंने स्टार्टिंग से बताया था। हर रोज आपको एक चैप्टर देखना है और बीच में संडे वनडे के दिन आपको बाकी के दूसरे काम करना है, लेकिन एक चैप्टर रोज हफ्ते में बेसिकली आपको देखना। तो इस तरीके से 14 दिन की पढ़ाई और बीच में 2 संडे ऐसा मान लो तो 16 दिन हो जाते। तो 16 दिन के अंदर आपको ये पूरा कंप्लीट करना था। एनीवे, तो आपने अगर वन शॉट देखा हुआ है तो ये जो मैं पढ़ाने वाला हूं न्यूमेरिकल्स, ये आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने नहीं भी देखा है तो भी यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा हैं, तो जो भी चीज होगी मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, तो आपको हर न्यूमेरिकल समझ में आएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको टेंशन लेने की किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो बेसिकली बस अब आप लोग सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए एंड देखिए कि किस तरीके से हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के सॉल्व करते हैं। सो लेट मी एक्सपांड दिस अ लिटिल बिट। लिसन, पूरे के पूरे अगर आपने 14 चैप्टर्स देख लिए वन शॉट और मेरे जो न्यूमेरिकल्स जो मैंने करवाए हैं वो भी देख लिए, तो 70 में से आपको थियोरी में गारंटीड 65 मिल जाएगा। 65, तो आपको पूरे डिटेल्ड लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे वन शॉट देखना है स्टार्ट टू एंड। ठीक है, तो अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो प्लीज वहां पे यूट्यूब पे टाइप करिए, अपना सर्च में टाइप करिए, सर्च में लिखिए 11th वन शॉट प्रोफेसर ऑफ साइंस, ठीक है, या 11th वन शॉट फिजिक्स प्रोफेसर भैया, ऐसा आप कुछ भी दोनों में से लिखेंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए यहां पर अब हम लोग जो है पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। MHz मतलब होता है बेटा मेगाहर्ट्ज। मेगा का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा बच्चा? सो देखो पहले क्या क्या गिवन है मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। सो गिवन क्या क्या है ध्यान से देखेंगे। सो गिवन हमारे पास क्या दिया हुआ है? सो गिवन ये दिया हुआ है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग न्यू यूज कर सकते हैं या किसी को एफ पसंद है तो एफ भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी चलेगा, तो मैं न्यू यूज कर रहा हूं। तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? मतलब अच्छा फ्रीक्वेंसी पूछा गया है MHz में। एक सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी दिया नहीं है, फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, तो उसको मुझे टू फाइंड में डालना पड़ेगा। किस में डालना पड़ेगा? टू फाइंड। तो यहां पे मैं टू फाइंड करके लिख देता हूं टू फाइंड। ठीक है बच्चा, तो यहां पर हमें फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, फ्रीक्वेंसी, और वो भी मेगाहर्ट्ज में ढूंढना है। ये बात याद रखना, किस में ढूंढना है? मेगाहर्ट्ज में ढूंढना है। ओके, अब बाकी क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ 250 मीटर दिया हुआ है। सो वेवलेंथ मतलब लैम्डा, वेवलेंथ मतलब लैम्डा, तो लैम्डा वेवलेंथ 250 मीटर ये दिया गया है। उसके बाद क्या दिया है? स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 × 10⁸ है ना, 3.0 × 10⁸। तो स्पीड जो है वो भी दी गई है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा ये जो स्पीड है ये दुनिया में फिक्स है, ये वाली लाइट की स्पीड वैक्यूम के अंदर फिक्स है, तो इसको v ना बोल के कभी कभार हम लोग c भी बोलते हैं, ये बात याद रखना। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है ध्यान से देखेंगे। सो जो फॉर्मूला है हमारे पास वो कुछ ऐसा है कि c = न्यू लैम्डा या v = न्यू लैम्डा। ठीक है, अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है बेटा? बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही बचकाना है। आपका जो पेपर आता है विद ऑप्शंस, 11th स्टैंडर्ड का जो कॉलेज में पेपर आएगा विद ऑप्शंस, ऑप्शंस के साथ पूरा 98 मार्क्स का होता है। अगर आप ऑप्शंस हटा देंगे तो बेसिकली कंपलसरी जो आपको लिखना है वो 70 मार्क्स का पेपर लिखना है। तो मैं ऑप्शंस के साथ अगर बात करूं तो ऑप्शंस के साथ अगर आप न्यूमेरिकल्स का वेटेज देखेंगे तो 35 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं, 35 मार्क्स।
सो 35 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स मतलब एक बहुत बड़ा चंक, बहुत बड़ा पार्ट न्यूमेरिकल्स पे डिपेंड करता है। तो आप सभी को न्यूमेरिकल्स पढ़ना ही है, आप लोग बच नहीं सकते। आप लोग ये नहीं कह सकते कि नहीं सर मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करूंगा, मैं सिर्फ थ्योरी करके चले जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट पॉसिबल, यू कांट अफोर्ड इट, यू कांट अफोर्ड टू लूज मार्क्स। ठीक है, चलिए, तो न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा हो जाएगा। अरे भैया न्यू लिख रहा हूं तो लैम्डा नीचे जाएगा ना, तो न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। तो सी में 3 × 10⁸ लिख दो, बिकॉज 3.0 बोलो चाहे 3 बोलो एक ही बात है। और लैम्डा जो है हमारा वो है 250। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, इसको मैं देखिए कैसे सुधार के लिखता हूं। ये मैं लिखता हूं 3 × 10⁸ ऐसे के ऐसे। यहां पर ये जो 20 मतलब 250 है, इसको मैं लिखता हूं 2.5 × 10⁻²। अरे जब मैं दो नंबर्स को पॉइंट के बाद फेंक रहा हूं, राइट में फेंक रहा हूं, राइट मतलब अच्छी जगह, प्लस जगह, तो 10⁻² लिखना होगा। ठीक है, तो 10⁻² लिख दिया है, तो 2.5 × 10⁻²। अब इसी चीज को आप शराफत से 30 और 25 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पे 10⁻6 आ जाएगा। कैसे? क्योंकि 8 था ऊपर, 2 है नीचे, तो 8 में से 2 माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 10⁻6 बचेगा। अब 5 6 30 होता है, 5 6 30 एंड 5 5 25, तो 6/5 आ गया। तो 6/5 इंटू 10⁻6 आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिकली मैं एक 10 इधर ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा 60, इधर रहेगा 5, ये हो जाएगा 10⁻5। अबे जब इसमें से एक 10 चुरा लिया, 10⁻6 में से एक 10 चुरा लिया, तो 10⁻5 बचेगा ना भाई, तो 10⁻5 बचेगा, 10 चुरा लिया, तो 10 से जब 6 को मल्टीप्लाई किया तो 60 बन गया। अब आपको मालूम है 12 5 60 होता है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12 × 10⁻5। 10⁻5 जो ये था वही लिखा है, बाकी 60/5 किया तो 12 आ गया। समझ गए? तो इतना। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट कौन बताएगा बेटा? फ्रीक्वेंसी का यूनिट, कम ऑन। जब भी कोई भी जवाब देगा ना बेटा, तो तुम कमेंट में जवाब दे रहे हो, तुमने लिख दिया कि सर फ्रीक्वेंसी का यूनिट ये है। अबे मेरे को समझ में तो आना चाहिए कि तुम लोग कौन से वाले क्वेश्चन की बात पूछ रहे हो, मतलब कौन से वाले क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो। मैं तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा, तो तुम लोग क्या किया करो ना, जब भी जवाब दिया करो तो वो टाइम जहां पर मैंने सवाल पूछा है उसको भी टैग किया करो। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैंने 7 मिनट 18 सेकंड में सवाल पूछा है, तो आप है ना 7 लिखो, डॉट लिखो, फिर 18 लिखो और उसके आगे आंसर लिखो, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि तुम लोग बराबर से किस चीज का जवाब दे रहे हो। ठीक है, तो इतना हर्ट्ज आ गया। सो 12 × 10⁻5 हर्ट्ज। सो दैट इज द आंसर, 12 × 10⁻5। लेकिन हमें हर्ट्ज में नहीं, हमें मेगा हर्ट्ज में चाहिए यार। तो इसको क्या करना पड़ेगा ना, 1.2 करना पड़ेगा। ये 2 को मैं पॉइंट के बाद फेंक दूंगा, तो फिर यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, राइट में एक बढ़ जाएगा ना बेटा, 5 का 6 हो जाएगा। इतना हर्ट्ज हो गया। और 10⁻6 हर्ट्ज को हम लोग क्या कहते हैं? मेगा हर्ट्ज कहते हैं। तो आंसर सीधा सीधा हमारा आ चुका है 1.2 मेगा हर्ट्ज। दैट्स इट। जब भी आप कॉलेज का एग्जाम देने जाएंगे तो ये 4 स्टेप्स मिनिमम लिखना है, 4 स्टेप्स मिनिमम लिखना ही है, तभी जाके फुल मार्क्स मिलेगा बेटा, वरना फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। 4 स्टेप्स लिखना कंपलसरी है। तो गिवन, टू फाइंड, फॉर्मूला एंड सोल्यूशन। 5वां स्टेप भी लिखते हैं कुछ टॉपर बच्चे, वो होता है कंक्लूजन या फाइनल आंसर। ठीक है, तो उसमें आप लास्ट में लिख सकते हो, हैंस द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज इज 1.2। ठीक है, सो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज इज 1.2। तो बेसिकली इस तरीके से आप लिखेंगे तो आप बिल्कुल एक टॉपर कहलाएंगे। टीचर के दिमाग में भी एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि हाँ भाई बच्चे को कुछ आता है, और टीचर फिर संभल के आपका पेपर और चेक करेंगे। इसको समझिए, इंसान की साइकोलॉजी है। कोई भी टीचर पार्शियलिटी नहीं करता है, लेकिन ऑटोमेटिकली जब सामने एक अच्छा खूबसूरत पेपर आता है जिसमें खूबसूरत तरीके से स्टेप्स लिखे हों, तो दिमाग में चलता है कि नहीं भाई ये बच्चा जो है बहुत ही दिमाग से लिख रहा है, तो इसको थोड़े अच्छे मार्क्स और मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए एनीवे, तो यहां पर हमारे सवाल का जवाब मिल चुका है, विच इज 1.2 मेगाहर्ट्ज। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा और एक्सपांड कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ ताकि सभी को अच्छे से नजर आए। अब क्या बोले? कैलकुलेट द वेवलेंथ इन नैनोमीटर। अब वेवलेंथ चाहिए नैनोमीटर में चाहिए। ठीक है, तो इधर देखो, तो हम लोग को अभी क्या चाहिए बेटा? वेवलेंथ चाहिए नैनोमीटर में। सो वी नीड वेवलेंथ इन नैनोमीटर। सो यहां पर मैं लिख रहा हूं गिवन में क्या रहेगा? वेवलेंथ चाहिए, सॉरी गिवन में नहीं आएगा वेवलेंथ, ये तो टू फाइंड में आएगा। सो टू फाइंड में हमें चाहिए वेवलेंथ, और वो भी किस में? नैनोमीटर में। समझ पा रहे बच्चा? नैनोमीटर में चाहिए। हमें दिया क्या क्या है? हमें दिया हुआ है, हाँ, एक एक्सरे है जिसकी फ्रीक्वेंसी, अब एक्सरे हो या वाई रे हो या मुझे कोई मतलब नहीं है, खाली फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁸ है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 × 10⁸। फ्रीक्वेंसी इज 2 × 10⁸ हर्ट्ज। अब एक बात याद रखना, भले दिया नहीं है लेकिन हमको लिखना पड़ेगा स्पीड, क्योंकि एक्सरे हो
चाहे गैमा रे हो, चाहे इंफ्रारेड रे हो, सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। यही बात इस चैप्टर में समझाई गई है। और सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है हवा में जब वो चल रही है या वैक्यूम में चल रही है, उनकी स्पीड होती है वो फिक्स होती है दुनिया में, और वो 3 × 10⁸ है। तो ये भी एक तरीके से गिवन ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमें वेवलेंथ लैम्डा निकालना है, तो आपको फॉर्मूला तो मालूम ही है। सो फॉर्मूला हमारा है बेटा, क्या फॉर्मूला है, C = न्यू लैम्डा। सो अब हम सोल्यूशन निकालेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे जो कि बहुत ही बचकाना है। तो न्यू न्यू नहीं, लैम्डा चाहिए ना, क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए। तो लैम्डा इज C/न्यू। सो C कितना है, 3 × 10⁸ है, और न्यू कितना है, 2 × 10⁸ है। तो यहां पर 10⁸ बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट हो गया, तबाह हो गया, और 3/2 हमें 1.5 आ गया। सो लैम्डा इज 1.5। क्या रहेगा, यूनिट क्या रहेगा बेटा? मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी ना, एक बार जरा चेक कर लो। ये देखो मिस्टेक हो रही है, 2 × 10⁸ नहीं है रे बाबा, 2 × 10⁸ है, 2 × 10⁸ है 18। तो यहां पर मुझे इसको सुधारना होगा। सो 2 × 10⁸, ठीक है। तो कैंसिल जब करेंगे तो ये 18 ऊपर जाके -18 बनेगा, -18 में से 8 जाएगा तो -10 बचेगा। तो 1.5 × 10⁻10 हो रहा है। ये तो मीटर में है, लेकिन मीटर में नहीं चाहिए, नैनोमीटर में चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, नैनो का मतलब होता है 10⁻9। कितने बच्चे लोगों को बेसिकली पॉइंट शिफ्टिंग भी नहीं आती बेटा, जरा सीखो पॉइंट शिफ्टिंग। सुनो, जैसे ही तुम 1 को इस तरफ लोगे, यानी कि तुम लिखोगे 0.15, तुमने 1 को पॉइंट के राइट में फेंका, इस नंबर को पॉइंट के राइट में फेंका, राइट में फेंकना मतलब अच्छी बात है, तो +1 होता है। तो भैया -10 में अगर +1 हो जाए तो बचेगा -9, और -9 को ही दुनिया में कहते हैं नैनोमीटर। सो ये आ गया आपका 0.15 नैनोमीटर। आई होप के सभी को ये बात बहुत अच्छी तरीके से बखूबी समझ में आई होगी। अरे भैया समझ पा रहे हैं सारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी के नहीं? बेटा अपने पास अभी याद रखना कि 12th स्टैंडर्ड का एक कोर्स भी कंप्लीटली लास्ट मिनट फिजिक्स बैच लॉन्च किया गया है, ऑलरेडी लॉन्च्ड है। ये भी अपने ऐप पे अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, फ्री में आपको ऐप मिलेगी जिसका नाम है प्रोफेसर ऑफ साइंस, उसको डाउनलोड कीजिए। वहां पर एक कोर्स है लास्ट मिनट फिजिक्स बैच, तो वो कोर्स के अंदर पूरा 12th स्टैंडर्ड की सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो इससे पहले कि टीचर आपको कॉलेज में पढ़ाए, आप लोग वहां से पूरा पढ़ लीजिए। तो वहां पे सारे के सारे 1 शॉट चैप्टर्स के, न्यूमेरिकल्स के, MCQs के, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और भी एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें हैं, तो उस कोर्स को देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया भैया सेकेंड वाला, ठीक है। तो ये वाला न्यूमेरिकल हो चुका है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग ध्यान देते रहिएगा। हम लोग आ रहे हैं अगले न्यूमेरिकल पे। तो सवाल क्या है अगला, आइए देख लेते हैं। सो अगला सवाल ये है कि लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸, और फ्रीक्वेंसी जो लाल लाइट है, लाल हो पीली हो काली हो, आई जस्ट डोंट केयर। सो लाल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 6.5 × 10⁻7 है। तो उसका आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। सेम सवाल है यार, बिल्कुल सेम बचकाना सवाल है। सो बेसिकली गिवन में क्या है, फटाफट लिख रहा हूं। गिवन में है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, और वेवलेंथ भी दी हुई है। और टू फाइंड में क्या है, टू फाइंड में हमको बोला है फ्रीक्वेंसी निकालो, और फिर उसके बाद में फॉर्मूला जो है, ठीक है, वो होगा C = न्यू लैम्डा। सेम ही फॉर्मूला है, ये तो हर कोई बच्चा कर लेगा। पॉज कर लो, अपने आप सॉल्व कर लो। लैम्डा कितना दिया हुआ है देख लो, लैम्डा दिया हुआ है 6.5 × 10⁻7। तो 6.5 × 10⁻7 मीटर्स, और ये मीटर पर सेकेंड ऑफ कोर्स, ठीक है। हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी C/लैम्डा। सो ये आ जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 6.5 × 10⁻7, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब ये -7 ऊपर जाके +7 बन जाएगा, और 8 + 7 हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 3/6.5 × 10⁻15। समझ पा रहे हैं बच्चा? अरे भैया समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? इट्स डैम इजी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चीज है इसको मैं लिख रहा हूं 30, तो 10⁻14 हो जाएगा। अब नीचे है 6.5। अब देखो 6 5 30 हुआ करता था, 6 5 30 हुआ करता था, लेकिन अब तो ये 30 होने वाला नहीं। अरे क्योंकि इस 6.5 × 5 करेंगे, अब तो 30 से ज्यादा आएगा भाई, 30 से ज्यादा आएगा।
तो अब बेसिकली हमें करना है क्या होगा कि इसे सिर्फ 4 टाइम्स करना होगा। तो 6.5 इंटू 4 टाइम्स करके देखो कितना आ रहा है। तो 6.5 इंटू 4 टाइम्स करके देखो। अरे भैया 6.5 इंटू 4 टाइम्स करो यार। सो 5 4 ज़ा 20 हो गया, और ये कितना हो गया 6 4 ज़ा 24, और 24 प्लस 2 कितना हो गया, तो 26 हो गया है ना, 26 हो गया ना। अरे भैया 26 हुआ कि नहीं हुआ, 26.0 हुआ। तो अब इसमें से बच कितना रहा है, 4 बच रहे हैं, 4 बच रहे हैं ना बेटा, 4 बच रहे हैं। तो 4 को हम बोल देंगे 40, ठीक है। तो अब एक्चुअल में मान लो कि 40 बचा हुआ है। अरे भैया 6.5 इंटू 4 किया तो 26 आया, 30 में से 26 गया तो 4 बचा, 4 को हम बोलेंगे 40। क्या बोलेंगे, 4 को बोलेंगे 40 पॉइंट लगाने के बाद। तो अब 6.5 को कितनी बार करना चाहिए कि जो 40 वाली आ जाए, तो भैया कुछ 7 बार ट्राई करके देख सकते हो। 6.5 इंटू 7, तो 7 5 ज़ा 35, 3 इधर कैरी हो गया, 7 6 ज़ा कितना हो गया ये 7 6 ज़ा 42, नहीं थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। तो 6 बार ही ट्राई करो, तो 6 बार ले लो। तो 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी हो गया है ना, और 6 6 ज़ा 36, और ये मिलके 39, तो 39.0 चलेगा। तो 40 नहीं आया, 39 आया, चलेगा। तो 4.6 इंटू 10⁻14 यही इसका राइट आंसर है, दीज मैनी हर्ट्ज, ठीक है। दैट्स इट, लेट्स चेक द आंसर। सो आंसर क्या है, देखिए 4.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अरे भैया करते कि नहीं रे बाबा, करते ना सगळ्यांना, खूप सोपा आहे रे, खूप सोपा आहे। ओके, इट्स डैम इजी। नाउ कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ माइक्रोवेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 8 गीगाहर्ट्ज। तो भैया अब वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 8 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। सो वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 8 गीगाहर्ट्ज। क्या दिया हुआ है, 8 गीगाहर्ट्ज। सो हमें निकालना क्या है बेटा, वेवलेंथ निकालना है, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी दिया है 8 गीगाहर्ट्ज, है ना। क्या दिया है, 8 गीगाहर्ट्ज दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी 8 गीगाहर्ट्ज है, वेवलेंथ बेसिकली पता करना है। और दूसरी चीज जो गिवन है वो है c, विच इज 3 × 10⁸। नहीं दिया है तो भी लिख दो, ये बिन बुलाया मेहमान है, हर जगह आ जाएगा, जबरदस्ती आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जब भी बात करोगे तो दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड एक ही होती है, और वो स्पीड दुनिया की आखिरी स्पीड होती है। इस ब्रह्मांड में उससे ज्यादा स्पीड संभव नहीं है। ये बात किसने बताई है, आइंस्टाइन ने। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो यहां पर अब जो फॉर्मूला है भैया, फॉर्मूला क्या आएगा, सो c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, वही फॉर्मूला आएगा। सोल्यूशन क्या आएगा, सो सोल्यूशन आएगा आपका लैम्डा इज इक्वल्स टू c बाई न्यू। तो c में आ गया 3 × 10⁸, और न्यू में आ गया आपका 8 गीगाहर्ट्ज। गीगा कितना रहता है बेटा, तो गीगा रहता है 10⁹। गीगा बोले तो 10⁹ रहता है। अरे भैया तुम लोगों को मालूम है कि नहीं, मेगा गीगा ये सब मालूम है कि नहीं बेटा। अरे बेटा सुनो ध्यान से, ये देखो 10⁻³ किलो, किलो क्या बोलते हैं इसको, किलो। 10⁻⁶ मेगा, 10⁻⁹। अरे भैया ई का हो रहा है भाई ससुरा, गीगा। 10⁻12 पीटा, 10⁻15। एक सेकंड ना, सॉरी पीटा नहीं, टेरा। अरे ये बार बार बीच बीच में हैंग हो रहा है, इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है। तो 10⁻12 इज टेरा, 10⁻15 इज पीटा, 10⁻18 इज एक्सा, 10⁻21 इज जेटा, ठीक है। अरे हाँ क्या ना रे बाबा, बराबर है ना। एंड 10⁻24 ऐसा कुछ तो आता है, योक्टा करके कुछ आता है, योक्टा। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, बट योक्टा ऑक्टा करके कुछ है। अबे चलेगा भाई यहाँ तक, अबे ये भी इतना भी याद करने की जरूरत नहीं है, टेरा तक याद कर लिया काम हो जाएगा, पूरा फिजिक्स तुम्हारा इसमें खत्म हो जाएगा। अरे कौन सा तुम लोग यहाँ पे इसके ऊपर ही पीएचडी करने वाले हो, ठीक है। तो बट ठीक है, वो तुम लोग बाद में नेट पे सर्च कर लेना। 10⁻24 क्या है, 10⁻21 जानते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। अरे भैया ये कुछ और नहीं है, अरे अपने रजनीकांत की मेमोरी है। अरे बाबा भूल गए, रोबोट मूवी देखिए कि नहीं देखिए। तो रोबोट मूवी में जब भी रजनीकांत चिट्टी रोबोट से लोगों को मिलाता है तो चिट्टी रोबोट क्या बोलता है, मेमोरी 1 ज़ेटाबाइट, मेमोरी 1 ज़ेटाबाइट। तो भैया जो मेमोरी 1 ज़ेटाबाइट है वो यही है, मेमोरी 1 ज़ेटाबाइट। तो तुम्हारे पास 1 TB की जो हार्ड डिस्क है ना, जिसमें तुम लोग है ना HD क्वालिटी की 2-2 घंटे की 3-3 घंटे की HD क्वालिटी की 1000 मूवी सेव करते हो,
तो बेसिकली वो जो 1000 मूवीज आती है वो 1 टेराबाइट में आती है, बराबर 1 टेराबाइट में 1 टीबी में आती है। अभी ये कितना टीबी हो गया मालूम है? 10⁹ टीबी। 10⁹ टीबी समझते हो किसको बोलते हैं? अबे 10⁹ टीबी का मतलब होता है 100 करोड़ टेराबाइट। 100 करोड़ हार्ड डिस्क लगेगी। अबे जो तुम्हारी 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है ना, ऐसे 100 करोड़ हार्ड डिस्क लगेगी। 100 करोड़ हार्ड डिस्क। अबे 100 करोड़ हार्ड डिस्क अगर मैं भरूंगा ना इस पूरे रूम के अंदर, अरे भैया ऐसे कम से कम 10 12 15 रूम्स भर जाएंगे। तो इतनी बड़ी मेमोरी उस छोटे से दिमाग में रजनीकांत के भरी गई है। क्यों? ताकि वो हर चीज को समझ सके, उसके अंदर हर प्रोग्राम लिखा जा सके, हर चीज समझ सके। अरे बेटा कोई इतना आसान काम नहीं है एक रोबोट को फीलिंग्स देना, इमोशंस देना, उसके लिए उतनी मेमोरी लगने वाली है। तो इसीलिए अभी तक हम लोग फीलिंग्स वाला रोबोट नहीं बना पाए हैं, क्योंकि हम लोग इतनी ज्यादा मेमोरी इतनी छोटी जगह पे रख नहीं पाए हैं। ऊपर से हम लोग हर इमोशन को डिकोड नहीं कर पाए कि कितने हार्मोन निकलने से क्या इमोशन होता है, तो उसके लिए प्रोग्राम नहीं लिख पाए हैं। ऐसी बहुत सारी डिटेल्स हैं, ये सब आप लोग आगे आगे समझेंगे जब आप लोग एआई, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स में जाएंगे फ्यूचर में, जब इंजीनियर्स बनेंगे तो तब आपको समझ में आएगा। बट एनीवे लेट्स कम बैक टू दिस, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। सो बेसिकली यहां पे हमारे पास है 3/8, 10⁹ ऊपर जाके 10⁻⁹ हो जाएगा, और -9 में से 8 गया तो -1 बचेगा। हाँ क्या ना? तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3/8 × 10⁻⁻1। इसको मैं लिखने वाला हूँ 30 × 10⁻²/8। क्यों ऐसा लिखने वाला हूँ बेटा? क्योंकि यहाँ पर मतलब यानी कि -1 था ना, उसको एक और माइनस कर दो तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हो, तो 30/8 हो जाएगा। क्योंकि अब इसको डिवाइड करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, सो ये आंसर कितना आ जाएगा? सो लैम्डा इज इक्वल्स टू, आंसर क्या आ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 30/8 करो। सो 8 3 24 होता है ना, तो पहले 8 3 करो, 24 आ गया, 6 बचा, पॉइंट लगा दो, 60 हो गया। तो 8 7 56 हो गया, 4 बचा, फिर 8 5 40 हो गया, 3.75 × 10⁻² आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 37.5 × 10⁻3। अरे 7 को लेफ्ट में लिया, लेफ्ट मतलब बुरी जगह, तो एक माइनस और बढ़ेगा, तो इतना आ जाएगा 37.5 मिलीमीटर, क्योंकि 10⁻3 को मिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिली बोलते हैं। 10⁻3 को मिली बोलते हैं। सो इतना वेवलेंथ आना चाहिए, या तो इतना लिख के छोड़ दो, या तो इतना लिख के छोड़ दो, या तो ये लिख के छोड़ दो। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। चलो देखते हैं कि इन लोग ने क्या लिख के छोड़ा है। एक सेकंड, इन लोग ने ना मीटर में नहीं लिखा है, सेंटीमीटर में लिखा है। तो एक सेकंड, सेंटीमीटर में अपन भी कन्वर्ट करेंगे। देखो ये आंसर को टीचर रॉन्ग दे नहीं सकता है, सो डोंट वरी। मीटर में तुमने लिखा है ना, मिलीमीटर में लिखा है ना, राइट है वो। तो देखो इसको हम लोग ना सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में? ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर इस बंदे को देखो, इस बंदे को 3.75 × 10⁻² मीटर। 10⁻² क्या होता है? सेंटी होता है, सेंटी। सो 3.75 सेंटीमीटर, दैट्स इट। सो 3.75 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले वाले पे। तो इसमें क्या बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हिल रही है साइनोसॉइडली, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेवलेंथ पूछा है। अरे भैया सेम क्वेश्चन पूछ के हमरा भेजे का भाजी पालक कर दिया रे, काहे रे? हम तो समझ रहे थे साला बहुत अच्छा सवाल होगा, ससुरा कहा पूछ रहा है? अबे छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिस। हमको डायलॉग याद आ गया उसका, जो है ना मूवी में विजय राज का डायलॉग, बहुत जबरदस्त। कौन सी मूवी है यार वो? रन है ना, रन क्या नाम है यार, जिसमें अभिषेक बच्चन भी है। ओके एनीवे, अरे वो कौवा बिरयानी वाली यार, तो वैसा ही लग रहा है बिल्कुल। तो हम तो समझे थे बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल वाहियात क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी दिया है, वेवलेंथ पूछा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 2 × 10⁻10 हर्ट्ज। सो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2 × 10⁻10 हर्ट्ज, बराबर यही दिया है ना भाई? यही दिया है कि नहीं दिया है? 2 × 10⁻10 हर्ट्ज, करेक्ट। अरे कलर नहीं चेंज किया रे, रुको रे वो, कलर चेंज कर लेते हैं, शायद मजा ही आ जाए। हाँ ओके, सो बहुत ध्यान से देखिए। सो क्या दिया हुआ है, रुक जाओ जरा एक सेकेंड। तो यहां पर अरे खूबसूरती भी इंपॉर्टेंट है यार, सो लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से देखिए। सो हमारे पास गिवन है फ्रीक्वेंसी विच इज 2 × 10⁻10 हर्ट्ज। अब हम लोग आ जाते हैं वेवलेंथ ढूंढने पे। अच्छा स्पीड ऑफ लाइट लिख दो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि लिखना ही है आपको, बराबर। और यहां पे हम लोग लिख देते हैं क्या, हाँ टू फाइंड में हमको चाहिए वेवलेंथ, लैम्डा चाहिए। फॉर्मूला क्या है? अगेन वही C = न्यू लैम्डा।
सोल्यूशन क्या है? सो लैम्डा इक्वल्स टू सी बाई न्यू, ठीक है। सी कितना है? 3 इंटू 10⁸ है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया? फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10⁻10 है, बराबर है ना? 2 इंटू 10⁻10, परफेक्ट। ओके, ये जब कैंसिल होगा तो 10⁻⁻2 बचेगा। क्यों? अबे 10 है नीचे, ऊपर जाके -10 बनेगा, -10 प्लस 8 करेंगे, -2 बचेगा, और ये आ जाएगा 1.5। सो लैम्डा इज 1.5 इंटू 10⁻2 मीटर्स, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। दैट्स इट। इट वाज सो डैम इजी यार, खूब चिंदी होता रहे बाबा। देखो इन लोग ने ऐसी कैसी छोड़ दिया यहाँ पे, 1.5 इंटू 10⁻2 मीटर, ठीक है। तो ऐसे छोड़ दोगे तो टेंशन नहीं है। सो दिस इज द आंसर, गॉट द पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलाता पुढे जाऊया। चलो, लॉर्ड के बुद्धू घर को आए। अरे कुठे गेला रे बाबा, काय चाललंय? ओके फाइन, सो लिसन वेरी केयरफुली एवरीवन, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान कर रहे हैं हम लोग। सो अगला जो प्रश्न है ये कैसा है, लेट्स सी। हाँ, अभी लोग बोल रहे हैं कि ना एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक पार्ट इज दिस मच, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक पार्ट? तो लिसन, दुनिया में इससे आसान कोई सवाल ही नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही ध्यान दीजिए। सो लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऊंचाई दी है। अबे जो लाइट रहती है, लाइट उसकी शक्ल कैसी रहती है? वो चलती है इधर, लाइट चलती है इधर, उसकी स्पीड इधर होती है, लेकिन वो हिलती है ऐसे। सो लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हिलती है। सो इसकी हाइट को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हिलती है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हिलती है, ऐसा क्रॉस में, ऐसा, समझ में आ रहा है? ऐसा लेटा हुआ। अबे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हिलती है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हिलती है, ऐसे। अरे भैया चलते दोनों उधर ही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हिलेगी। सो ये मैग्नेटिक फील्ड की हाइट है, ये हाइट मैग्नेटिक फील्ड की हाइट है, इसको B नॉट बोलते हैं, ठीक है। और दुनिया में इससे आसान कोई चीज नहीं है, सुन लो ध्यान से, इसका फॉर्मूला कितना बचकाना है। सो टू फाइंड, पहले तो मैं बता दूं क्या है। टू फाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है। सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B नॉट दी गई है। कितनी दी गई है पहले वो देख लो यार, 5 इंटू 10⁻7 टेस्ला, 5 इंटू 10⁻7 टेस्ला, ठीक है, इतनी वैल्यू दी गई है। और ये पूछा गया है फॉर्मूला क्या है। सो जो फॉर्मूला है बेटा बहुत ही बचकाना है, दुनिया का सबसे इजी फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? BC। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? BC। अरे दिन रात BC करते रहते हो, अबे कम से कम यहाँ BC याद रख लो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज BC, ठीक है, इक्वल टू BC। बस हो गया सोल्यूशन, हो गया, जिंदगी आबाद हो गई आपकी। सो E नॉट इज इक्वल्स टू, B नॉट कितना है रे बाबा? B नॉट है 5 इंटू 10⁻7 और C है 3 इंटू 10⁸8। सो यहाँ पे 5 3 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और -7 और +8 करेंगे तो खाली 1 बचेगा, 8 - 7 होता है 1, तो यह आ जाएगा आपका 150। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट 2 यूनिट होता है, एक होता है या तो वोल्ट पर मीटर या तो होता है न्यूटन पर कूलम, दोनों में से कुछ भी लिखोगे चलेगा। तो वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, देख लीजिए 150 इज द राइट आंसर। फैंटास्टिक, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं भाई? आगे बढ़े। ओके, तो अब 7th वाला जो प्रॉब्लम है उसे भी हम लोग देख लेते हैं फटक से, 7th वाले प्रॉब्लम को। ओके, तो अब अगला सवाल देख लेते हैं फटक से। तो अगला सवाल क्या है भैया? टीवी का टावर है जिसकी हाइट है 200 मीटर, ठीक है, टीवी का टावर है, हाइट है 200 मीटर, ध्यान दीजिए। सो दैट्स अ टीवी टावर विद हाइट ऑफ 200 मीटर्स। सो एक टीवी टावर है, उसकी हाइट दी हुई है 200 मीटर्स। सो 200 मीटर की उसकी हाइट है। अब क्या बोला है कि हाउ मच पॉपुलेशन इज कवर्ड बाय द टीवी ट्रांसमिशन इफ द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी अराउंड द टावर इज दिस मच। तो कितनी जनता को, कितनी आबादी को, कितनी जनसंख्या को ट्रांसमिशन मिलेगा, मतलब टीवी का जो रेज है वो पहुंचेगा अगर उसके टावर के बाजू में 1000 लोग प्रति किलोमीटर रहते हैं, प्रति किलोमीटर स्क्वायर, 1000 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, लोग रहते हैं, कितने लोगों को मिलेगा, ये सवाल पूछा गया है। रेडियस ऑफ द अर्थ भी दिया हुआ है, चलिए ये जान लेते हैं कि कितने लोग को ये कवर कर सकता है। 200 मीटर ऊंचा टावर है, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁻7 मीटर है,
देखो यहाँ पे लिखा होगा, ओ सॉरी 10⁶, सो 10⁶ मीटर, 10⁶ मीटर, ये रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया। तो दरअसल कहानी ये है कि अगर ये पृथ्वी है और यहां मैं एक टावर बना दूं, तो ये टावर इसके आगे नहीं जा सकता और इसके आगे नहीं जा सकता। मतलब टावर जो इलाका कवर कर रहा है वो इतना ही इलाका कवर कर सकता है। इस बात को समझिए। अबे अकल के पुतलो, जो बंदा यहां रह रहा होगा, कोई बंदा यहां रह रहा है, तो भैया उसे थोड़ी ना इस टावर की किरणें मिलेंगी। जो बंदा यहां रह रहा है उसे इस टावर की थोड़ी ना किरणें मिलेंगी। सो कहने का मतलब है कि भाई ये जो टावर हमने बनाया है, इस टावर के आजू बाजू का जो एरिया है वो इतना एरिया कवर करेगा, यहां पे आके ब्लॉक हो जाएगा, यहां पे आके ब्लॉक हो जाएगा। तो एनीवे, इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है। तो इसमें नंबर ऑफ पीपल कवर्ड, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल कवर्ड यानी कि n, इसकी वैल्यू में ढूंढनी है। और डेंसिटी दी हुई है 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर। ये बात याद रखना, ठीक है, ये बहुत काम की चीज है। अरे भैया सब लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? अब आ जाते हैं हम लोग फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। पहले तो याद रखना कि ये टावर कितनी दूर तक, ये इसको दूरी बोलते हैं। अरे भाई ध्यान से सुनो, एक टावर अगर ये है और वो अपने आसपास इतना इलाका कवर कर रहा है, तो ये जो दूरी है, ये रेडियस हुआ, इसे हम लोग डी कहते हैं, डिस्टेंस डी। तो डिस्टेंस डी जो है उसका फॉर्मूला है √2RH, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया हुआ है, वन शॉट देख लीजिएगा। सो √2RH, ठीक है, 2 इंटू रेडियस इंटू हाइट। सो ये डी है। अब अगर एरिया में निकालना चाहूं तो मुझे πd² करना होगा। अरे भैया ये जो डिस्टेंस डी है ये रेडियस की तरह काम कर रहा है इस सर्कल के लिए, इस इलाके के लिए। तो भैया इलाके का एरिया कितना होता है πr², लेकिन यहाँ पे r कौन है, d है, तो πd², ठीक है। सो ये πd² रहेगा। अरे भैया समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? इट इज डैम इजी। सो दिस इज πd²। सो √2RH अपॉन πd², सॉरी ये तो √2RH हो गया d और एरिया हो गया πd²। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है। अब यहां पे सॉल्यूशन में देखिए कैसे करके निकालेंगे। तो पहले तो याद रखेंगे कि एरिया है πd², यानी कि पाई इंटू डी की जगह पे आ जाएगा 2πr, है ना। अरे 2πr नहीं आएगा, अरे बाबा 2RH, क्या आ जाएगा 2RH। अरे भैया ये जो d² है तो रूट हटेगा तो 2RH हो जाएगा। सो ये आ गया आपका एरिया। सो एरिया इज 2πRH या पाई इंटू 2RH, ठीक है। ये तो एरिया हो गया। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, कितने लोग हैं पर यूनिट एरिया। अरे भैया हमें नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया दिया हुआ है, विच इज डेंसिटी, नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया विच इज 1000 पर किलोमीटर का स्क्वायर, 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, किलोमीटर की जगह पे मैं लिख दूंगा 10⁻³ मीटर और 10⁻³ मीटर का स्क्वायर कर दूंगा। तो यहाँ पे 10⁻³ तो ऊपर पहले से था, नीचे 10⁻6 हो जाएगा और यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 10⁻³ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो 10⁻³ पर मीटर स्क्वायर, ये नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया हो गया। अरे भैया समझ में आया कि नहीं? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अगर मैं नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, ये एरिया जिसका मुझे निकालना है कि भैया इतने एरिया में कितना लोग कवर होंगे, मतलब इतने एरिया में, तो ये जो एरिया है इसे मैं A' बोल देता हूं। तो A'। अरे सुनो, इन लोगों ने क्या बोला है कि नंबर ऑफ लोग पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ लोग पर यूनिट एरिया इतना है, लेकिन इस एरिया में कितने लोग हैं मुझे जानना है, क्योंकि ये एरिया कवर करेगा टावर। टावर इस एरिया को कवर नहीं कर रहा है, टावर इस एरिया को कवर कर रहा है। अरे भैया ये एरिया को कवर कर रहा है टावर, ठीक है। तो इस एरिया का नाम A' रख रहा हूं मैं, A', और जो कि है 2πRH, है ना, 2πRH है ना। अरे हाँ क्या ना रे बाबा, 2πRH, करेक्ट। तो अब यहां से हमें नंबर ऑफ पीपल मिल जाएंगे। सो नंबर ऑफ पीपल इज नथिंग बट नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया इनटू दैट एरिया। सो नंबर ऑफ पीपल विल बी हाउ मच। एक सेकेंड ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि खाली वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो कितना कितना वैल्यू आ जाएगी देखो इधर ध्यान से। तो यहाँ पे 10⁻³ था पहले से, मल्टीप्लाइड बाई कितना एरिया है, पाई है, 2 है,
रेडियस दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁶, और कि क्या दिया हुआ है, एच कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, तो 200, तो 2 इंटू 10⁻², बस आ जाएगा आंसर। यहाँ से हमें आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। तो देखो पहले पावर जुड़ाओ, -3 है, वो +6, 6 में से 3 गया, बचा सिर्फ 3, 3 में 2 ऐड हुआ, बचा 5, तो 10⁵ बच रहा है। ठीक है, यहाँ पर और क्या है, 2 है, पाई है, सो 2 है, पाई है, और 6.4 है, और फिर से 2 है, बराबर, पाई 2 6.4 2 है ना, सो पाई 2 6.4 2 इस तरीके से बच रहा है। तो अब हमें इस चीज को मल्टीप्लाई करना है, बराबर, तो इस चीज को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो देखो क्या आने वाला है इसका आंसर, अप्रोक्सीमेटली मैं निकाल के देखूं, अप्रोक्सीमेटली, तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2 इंटू पाई 6.28 आ जाएगा, 6.4 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा। अभी मुझे इतना सब्र नहीं है कि मैं इसको मल्टीप्लाई करके देख के टाइम वेस्ट करूं, तो मैं क्या करता हूं ना, कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, वरना उसको भी क्या निकालने में थोड़ा टाइम चला जाएगा। सो 6.28 मल्टीप्लाइड बाई 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ रहा है, 80 आ रहा है, 80.384, 80.384, ठीक है, 80.384, सो 80.384 इंटू 10⁵ आ रहा है, जिसको बहुत ही प्यार से लिखा जा सकता है अप्रोक्सीमेटली 8 इंटू 10⁶, एंड दैट इज द आंसर। क्योंकि मैंने वो 0 को राइट में फेंका, राइट में फेंकते ही वहां पे 1 बढ़ गया, 10⁶ हो गया, समझ गए। सो दैट इज द राइट आंसर। किधर गया, 8 इंटू 10⁶, करेक्ट है बेटा। सो इतना हो गया। तो टीवी टावर इतना रेंज कवर कर रहा है, इतने लोगों को कवर कर रहा है। अरे भैया ये इतना हार्ड भी नहीं है, तुमको ऐसा खाली लग रहा है यार। इसको एक काम करता हूँ, इसका एक ट्रिक फॉर्मूला बना देता हूँ, ध्यान से देखो। तो जब भी नंबर ऑफ लोग पूछेगा ना, तुमको खाली d इंटू ए कर देना, बस दैट्स इट। डेंसिटी इंटू एरिया, नंबर ऑफ पीपल इज डेंसिटी इंटू एरिया, खत्म हो गया। अब भैया डेंसिटी दिया हुआ था 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर और एरिया था 2πRh, बस इसी को सुधार के सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सो दैट इज अ ट्रिक। सो ये वाला फॉर्मूला अब रट लेना, कौन सा, नंबर ऑफ पीपल इज डेंसिटी इंटू एरिया, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वें सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ 8वें सवाल में, सो एक टीवी टावर है जो 600 मीटर ऊंचा, 600 मीटर। कैलकुलेट द कवरेज रेंज, तो कवरेज रेंज खाली रेडियस चाहिए, कितना दूर तक जाएगा वो, अर्थ का रेडियस दिया हुआ है, और हाइट कितनी होना चाहिए अगर एरिया डबल करना है। तो एरिया डबल करने के लिए हाइट कितनी होना चाहिए, ठीक है, एरिया डबल करना है तो हाइट कितनी होना चाहिए, ठीक है। चलो तो गिवन में अपने को क्या क्या दिया हुआ है, अर्थ का रेडियस दिया है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ये हो गया अर्थ का रेडियस। टावर की हाइट 600 मीटर हो गई, ठीक है। अब टू फाइंड, पहले तो उनको रेंज चाहिए, रेंज मतलब डिस्टेंस जो कि d होता है, और उनको बाद में क्या चाहिए, डबल एरिया कवर करना है ना, एरिया। तो पहले एरिया a रहा होगा, अब उनको ट्वाइस a चाहिए, ट्वाइस a, नहीं उनको हाइट चाहिए, नई हाइट चाहिए जब एरिया ट्वाइस कवर करना है ना, ट्वाइस एरिया कवर करने के लिए हाइट कितनी लगेगी, ये उनका सवाल है। चलो एनीवे वो देख लेते हैं, वो बात की बात है। अब फॉर्मूला तो हमारे पास वही है बेटा, पुराना वाला, d = 2RH, ये d हो गया, और एरिया का फॉर्मूला है πd², यानी कि 2πRH, ठीक है। ओके चलो अब सॉल्यूशन निकाल लेते हैं फटाफट। तो अपने पास क्या है बेटा, अरे भैया ध्यान देते रहो। कुछ बच्चे लोग ने ऑलरेडी कंसंट्रेशन लूज कर दिया, सोच रहे कि सर हम लोग जाके सो जाते हैं, हम लोग को बोर हो रहा है, हमको न्यूमेरिकल्स नहीं सीखना है, हमको मार्क्स नहीं लाना है, हमको सिर्फ थ्योरी चलेगी, हमको न्यूमेरिकल नहीं चाहिए। अरे भैया ऐसा मत करो यार, बेटा बहुत ज़रूरी है मेहनत करना और डूबना, फिजिक्स में डूबो तभी ऊपर आओगे, तभी मोती मिलेगा। तो एक पुराना बहुत ही अच्छा दोहा है कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो जो खोजते हैं उन्हें ही मोती मिलता है गहरे पानी में, लेकिन मैं बेचारा बेवकूफ़
किनारे पे बैठ के ये कहता रहा, अरे बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, अंदर कैसे जाऊंगा, कैसे जाऊंगा। तो मैं बैठा रहा, मुझे मोती नहीं मिला। तो मोती, पर्ल, पर्ल, वो जो मोती मिलता है ना ऑयस्टर में से, ऑयस्टर सिप्पी, ऑयस्टर जो होता है, तो पर्ल ऑयस्टर का जो पर्ल है वो उसे ही मिलता है जो गहरे पानी में गोते लगाता है। सो जिन खोजा तिन पाइयां, जो खोजते उन्हें ही मिलता है। जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बबूरा बूरन डरा, रहा किनारे बैठ। ठीक है, तो ऐसी हरकतें मत कीजिए। ठीक है, किनारे मत बैठे रहिए भैया, फिजिक्स में कूदिए, फिजिक्स से इश्क कीजिए, फिजिक्स से मोहब्बत कीजिए। अभी फरवरी चल रहा है, मोहब्बत का महीना, तो भैया जरा मोहब्बत मतलब बोले तो, अरे भैया पेरेंट्स से मोहब्बत, पढ़ाई से मोहब्बत, फिजिक्स से मोहब्बत। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर 2πRH ये हो गया सोल्यूशन। सोल्यूशन में देखो हमें रेंज निकालना है, तो डी का फॉर्मूला था √2RH। सो 2 इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज 6.4 इंटू 10⁶, और h विच इज हाउ मच, 600। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है कि भैया कितना रेंज ये कवर कर रहा है, कितना रेंज कवर कर रहा है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बिना लॉग के ये हो नहीं पाएगा भैया, रूट निकालना है यार, कोई मजाक बात नहीं। तो लॉग का तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं बोले तो उससे कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा। अभी अप्रोक्सीमेटली देख लेते हैं क्या हो रहा है इसका आंसर। तो 2 इंटू 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा। सो 1200 इंटू 6.4 इंटू 10⁻³ सॉरी 10⁶ आ रहा है, जो कि बन जाएगा √12 इंटू 6.4 इंटू 10⁸ हो जाएगा। बिकॉज 2 0 यहाँ से भी ले लिए तो 10⁻² और 10⁶ 10⁸ हो जाएगा। समझ गए, 10⁸ बाहर आके 10⁻⁴ हो जाएगा, और अंडर रूट में बचेगा सिर्फ 12 इंटू 6.4। सो 12 इंटू 6.4, एक सेकंड फटाफट कर लेता हूँ यार। रूट ऑफ 12 इंटू 6.4 किधर गया कैलकुलेटर मेरा। सो 12 इंटू 6.4 ये होगा 76.8। इसका रूट निकाल लेते हैं, रूट। सो रूट स्क्वायर रूट कितना आ रहा है, 8.76 आ रहा है ना, 8.7635। चलो खाली 8.76, सो 8.76 आ रहा है। सो d इज इक्वल्स टू 8.76 और बाहर है 10⁻³ मीटर्स में, तो ये हो गया आपका, नहीं 10⁻⁴ है ना, बाहर बाहर कितना है, 10⁻⁴ है। अरे भैया देखो इधर 10⁻⁴ है। सो ये हो गया आपका 8.76 इंटू 10 इंटू 10⁻³ मीटर्स। 10⁻³ मीटर को कहते हैं किलोमीटर, और 10 मल्टीप्लाई करके बन गया 87.6, और 10⁻³ किलोमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर का बन गया किलोमीटर। सो ये आंसर आ गया, ये एक आंसर हुआ। अब ध्यान से अगर आप यहां पे देखो, यहां पे सो एज एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, देयरफॉर फॉर 2a वी नीड 2h। हाइट भी डबल हो जाएगी। अरे अगर एरिया डबल हो गया, इफ एरिया डबल्स देन हाइट विल आल्सो डबल। अरे ये जो मैंने मैथमेटिकली लिखा है इसको तुमको अंग्रेजी में बोल के बताना है कि इफ मतलब यानी कि एरिया इज डबल्ड देन हाइट इज डबल्ड, तो हाइट भी डबल होना चाहिए। तो आंसर रहेगा h डैश इज 2h। नई हाइट होना चाहिए 2h के बराबर, 2 इंटू 600, क्योंकि पुराना h है 600, तो 1200 मीटर की हाइट होना चाहिए। बहुत ही बचकाना था, बहुत ही बचकाना। सो 1200 मीटर की हाइट का अगर टावर रहेगा तो एरिया डबल कवर होएगा, तो हाइट डबल करेंगे तो एरिया भी डबल कवर होएगा। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है एट द टॉप ऑफ द टावर, उसकी हाइट है 32 एंड दैट ऑफ द रिसीविंग एंटीना इज 50। तो ट्रांसमिटिंग मतलब भेजने वाला, रिसीविंग मतलब लेने वाला, तो 32 और 50 है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम फॉर द सैटिस्फैक्टरी कम्युनिकेशन। अरे मतलब दोनों मिलके कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, बस इतना ही बोला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फटाफट, कोई खूबसूरत कलर का स्लाइड आ जाए। तो लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से देखिएगा। सो जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है 32 मीटर का है, और रिसीविंग एंटीना है वो है 50 मीटर का हुआ है ससुरा, 50 मीटर रिसीविंग एंटीना। इन लोगों ने टोटल डिस्टेंस जो ये लोग कवर करेंगे कितना है। सो ये 2 फाइंड हो गया, क्या हो गया 2 फाइंड। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अब सुनो। अब यहां पर है ना 2 एंटीना है, तो एक एंटीना का रहेगा, एक एंटीना का क्या रहेगा 2RH ट्रांसमिटिंग वाला, और दूसरे एंटीना का डिस्टेंस रहेगा 2RH रिसीविंग वाला। तो एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है, एक रिसीविंग एंटीना है। ठीक है, दोनों का मिला के आंसर निकालना। सो D इज इक्वल्स टू √, बस अब यही तो करना है। अरे क्या होगा, हाँ तो अब यही करना है
तो क्या आएगा देखो बेटा ध्यान से, सो 2 इंटू 6.4 इंटू 10⁶ इंटू ट्रांसमिटिंग एंटीना कितना है 32, और यहां आ जाएगा 2 इंटू 6.4 इंटू 10⁶ इंटू 50। समझ गए? क्या आ जाएगा 50। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए तो कुछ चीजें कॉमन निकाली जा सकती हैं, तो मैं पहले कॉमन चीजें निकाल ले रहा हूं, साइड में कर दे रहा हूं। सो √2 इंटू 6.4 इंटू 10⁶, ये साइड में निकाल ले रहा हूं, अंदर छूट जाएगा √32 प्लस √50। अरे 50 और 32 ही अलग है, बाकी सब एग्जैक्टली सेम है, समझ रहे हो? तो अब ये 10⁶ का ये भी बाहर आ जाएगा। चलो मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करता हूं यार, साइड में लिख देता हूं 10�3, ये दोनों वैल्यू निकाल के इधर लिख देता हूं फटाक से, और रूट ऑफ कितना हो गया ये 12.8, रूट ऑफ 12.8 देख लेता हूं फटाफट कैलकुलेटर में। सो रूट ऑफ 12.8, सो 12.8 12.8 रूट कितना आ रहा है 3.577, तो मैं इसको 3.58 बोल दे रहा हूं। कितना 3.58 3.58, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा √32 एंड √50, सो √32 एंड √50, सो √32 का रूट, 32 का रूट कितना आ रहा है 5.656 ना, तो 5.66 बोल दे रहा हूं 5.66, और √50 भी देख लेता हूं, तो √50 का रूट 7.07। तो चलो अब इसको फाइनली निकाल लेते हैं, और 10�3 ये सेम टू सेम। तो बेसिकली कितना हो जाएगा बेटा ध्यान से देखिए, 5.66 प्लस 7.07, 5.66 प्लस 7.07 मल्टीप्लाइड बाय बाहर कितना था, अरे बाहर कितना था 3.58 कितना आ रहा है 45.57 आ रहा है, कितना आ रहा है 45.57 इंटू 10⁻³ मीटर्स, यानी कि 45.57 किलोमीटर्स, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है फाइनली। तो देखो किधर गया 45 पॉइंट वॉटेवर है ना, जो भी आ गया, ये थोड़ा सा इन्होंने रॉन्ग लिखा है, 537 नहीं 573 है, ठीक है। चलिए एनीवे सो दैट्स इट, यहाँ जाके हमारा चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है। तो हम लोगों ने बहुत ही खूबी से, बहुत ही प्यार से समझ के पूरे न्यूमेरिकल्स खत्म कर दिए बेटा। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बहुत ही कम दिन बचे हैं, अभी 11वीं का एग्ज़ाम जस्ट आने वाला है, मार्च में स्टार्ट होने वाला है। तो प्लीज़ पढ़ाई कीजिए, जितने हो सकेंगे उतने न्यूमेरिकल के चैप्टर्स मैं एग्जाम आने से पहले अपलोड कर दूंगा, लेकिन वादा नहीं कर पाऊंगा कि सारे अपलोड हो जाएंगे। बहुत ही मुश्किल काम होता है बेटा, दूसरे भी काम है बच्चा, बहुत सारे काम हैं, जॉब पे भी जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए एनीवे, तो विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि आप सभी को, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, बाय बाय, टेक केयर।